नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर आपको भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 इंपॉर्टेंट MCQ यहां पर लेकर आ चुका हूँ। आप SSC, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 2026 एडिशन की रहने वाली है और यह वीडियो आपको यहाँ पर एक दिन छोड़ के एक दिन अंश स्टडी वाला चैनल पर डेली मिल रही है और इस वीडियोज की PDF आपको मेरे टेलीग्राम अंश स्टडी वाला पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी प्रथम अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पर प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका प्रमुख समितियों में संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति आदि शामिल थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी जो संविधान निर्माण में सहायक रही? तो आपका लगभग 22 समितियां यहाँ पर संविधान सभा में कुल थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें 26 जनवरी 1950 से संविधान प्रभावी हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका 26 जनवरी की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में चुनने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसीलिए यहाँ पर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे। बढ़ते हैं अगले आगे। यहाँ पर मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां थी, बाद में संशोधन से बढ़ी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 8 यहाँ पर कुल अनुसूचियां थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, अंतिम 2 यहाँ पर 11वीं और 12वीं 73वें और 74वें संशोधन से जुड़ी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इटैलिक शैली में
हस्तलेखन किया था भारतीय संविधान का, इसमें कोई मानदेय नहीं लिया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भारतीय संविधान की मूल प्रति को हाथ से किसने सुशोभित कैलीग्राफी किया था? तो आपका सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने यहाँ पर किया था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस सहित ने संविधान के पन्नों को सचित्र सजाया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की मूल प्रति के चित्रों को किसने सजाया था? तो आपका सही जवाब है नंदलाल बोस व शांति निकेतन के कलाकारों ने भारतीय संविधान की मूल प्रति के चित्रों को सजाया था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें संविधान सभा में कुल सदस्य 389 सदस्य थे। बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए, जिनमें 15 महिलाएं थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 15 यहाँ पर थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर प्रस्तावना अमेरिकी संविधान वी द पीपल शैली से प्रेरित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका की रचना किससे प्रेरित है? तो आपका सही जवाब है अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र व गणतंत्र के तत्व शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? तो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। अब बढ़ती है आगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इससे कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर N.A. पालकीवाला एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ व वकील थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो आपका N.A. पालकीवाला ने यहाँ पर कहा था परिचय पत्र। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आपका, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? किस मामले में इसकी पुष्टि हुई? तो आपका हाँ, केशवानंद भारतीय मामला 1973 में इसकी पुष्टि हुई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तीनों प्रस्तावना में शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आपका सही जवाब है 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ पर 3 बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम भारत के लोग वाक्यांश संविधान की संप्रभुता जनता में निहित होने को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में किस बात पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? तो आपका सही जवाब है हम भारत के लोग वी द पीपुल, यहाँ पर सर्वप्रथम बल दिया गया है। अब बढ़ती हैं आगे, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान वर्णित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मूल रूप से संपत्ति का अधिकार सहित 7 मौलिक अधिकार थे, मगर अब नहीं रहे, अब आपके 6 हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 7 यहाँ पर थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार हटाकर अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 6 यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, मगर उससे पहले आप देख लीजिए 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत सामान्य कानूनी अधिकार बना। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो आपका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यहाँ पर हटाया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 स्वतंत्रताएं देता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक यहाँ पर
वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो आपका अनुच्छेद 21A के तहत यहाँ पर मौलिक अधिकार बना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बिना अनुच्छेद 32 के संविधान का कोई मूल्य नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस कारण से कहा? तो आपका सही जवाब है, यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की गारंटी देता है, इसलिए कहा था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 23 मानव तस्करी व बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 23 से 24 में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म प्रचार व संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो आपका अनुच्छेद 29-30 में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 24 खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 17 के उल्लंघन पर कानूनी दंड का प्रावधान है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा यहाँ पर किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 20 अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण व 21 जीवन व स्वतंत्रता आपातकाल में भी सुरक्षित रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका अनुच्छेद 20 व 21 यहाँ पर निलंबित नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मौलिक अधिकार अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका अमेरिका से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें डीपीएसपी राज्य को कल्याणकारी नीतियां बनाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत देते हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो आपका सही जवाब है भाग 4 में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आयरिश संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा ली गई है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 42वें संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पर जोड़े गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका सोवियत रूस के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आपका सोवियत संघ रूस से प्रेरित हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें वर्मा समिति स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से 10 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 10 यहाँ पर कुल संख्या थी। अब बढ़ते हैं आगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के से एक कर्तव्य जोड़ा गया, अब कुल 11 हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका कुल यहाँ पर 11 संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद 51A है जिसमें सभी कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो आपका सही जवाब है भाग 4A में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अनुच्छेद 51A के बच्चों की शिक्षा से संबंधित नवीनतम कर्तव्य है।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो आपका एक निर्वाचक मंडल संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा निर्वाचित होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना व लोकसभा सदस्यता की योग्यता रखना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो 35 वर्ष यहाँ पर आपके निर्धारित है आयु। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है, कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत का उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें उपराष्ट्रपति से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत रखता हो। अब बढ़ते हैं आगे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। समय राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा बना सकता है। डरपोक पल का डर 2 पल का होता है, निडरता जिंदगी भर रहती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। चलिए अब इसी लाइन के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अनुच्छेद 76 के तहत। अब बढ़ते हैं आगे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 360 अब तक कभी लागू नहीं हुआ है, अनुच्छेद 360। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 360 के तहत। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952-1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका लोकसभा के यहाँ पर उत्तरदायी होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, इसे संसद के दोनों सदन पारित करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन पर यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारतीय संसद वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित द्विसदनीय व्यवस्था है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपका 2, लोकसभा व राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वर्तमान में परिसीमन के बाद लोकसभा सदस्य संख्या 543 है, 2 मनोनीत सदस्य समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान में कितनी निर्धारित है? 552 अधिकतम निर्धारित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है, साथ ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 250 यहाँ पर निर्धारित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके कितने प्रतिशत सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपका 1/3। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है आपका लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिशें दे सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा व शर्तें बताता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर धन विधेयक क्या है? यह किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित है? अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित है। अब बढ़ते हैं आगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार बुलाई गई है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः पहली बैठक के बाद होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य आपस में करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है। इसका उल्लेख नियमों में नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर शून्य काल जीरो हावर भारतीय संसदीय प्रणाली की किसकी देन है? तो आपका यह भारतीय संसद की अपनी नवाचार परंपरा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्निर्वाचित हेतु लौटा सकते हैं धन विधेयक को छोड़कर। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति किस अनुच्छेद के तहत आवश्यक है? तो आपका अनुच्छेद 111 के तहत आवश्यक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें संसद के किसी सदन का गणपूर्ति कोरम कितना होता है? तो आपका सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यह पूर्व में संघीय न्यायालय था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे हीरालाल जे कानिया 1950 से 1951 तक भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। अब बढ़ते हैं आगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका हीरालाल जे कानिया थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु अनुच्छेद 124 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो आपका ऑप्शन ए 65 वर्ष है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु अनुच्छेद 217 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा का अधिकार है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें न्यायिका पुनरालोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो आपका सही जवाब है अमेरिका देश से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं आगे जस्टिस PN भगवती व VR कृष्ण अय्यर ने भारत में PIL को लोकप्रिय बनाया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत में जनहित याचिका IPPIL की अवधारणा किस दशक में शुरू हुई? 1980 के दशक में शुरू हुई। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर ये पांचों रिट्स अनुच्छेद 32 व 226 के तहत जारी की जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किन रिटों को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे इस मामले से में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर केशवानंद भारतीय मामले 1973 में किस सिद्धांत की स्थापना हुई? तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें
भारत का उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित हुआ? तो आपका अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 141 न्यायिक पूर्वाभास प्रेसिडेंट के सिद्धांत को स्थापित करना है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अनुच्छेद 141 किस बारे में है? तो आपका उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं आगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब है आपका राज्यपाल यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे। 73वें संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद स्थापित हुई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत यहाँ पर दर्जा दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे। 74वें संशोधन से नगर पालिका, नगर निगम व नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो आपका सही जवाब है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति बताता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इस संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित करने का प्रयास किया। बाद में कई प्रावधान रद्द हुए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर, भारतीय संविधान में अब तक सबसे विवादित संशोधन किसे माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के आदेश व संसद के अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी किए गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, किस वर्ष निष्प्रभावी किया गया? तो आपका 2019 में निष्प्रभावी किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, इन तीनों में विधायी विषयों का बंटवारा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर, संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है? 3 संघ, राज्य, समवर्ती सूचियों में बांटा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार कानून को न्यायिक चुनौती से बचाने हेतु लगाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 9वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। 73वें संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? तो आपका यहाँ पर 11वीं अनुसूची में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें 74वें संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? तो आपका 12वीं अनुसूची में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद 324 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर CAG के लोक धन का संरक्षक कहा जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148 है। अब बढ़ते हैं आगे। UPSC सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन व सिफारिशें करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग UPSC से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315 है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है। हर 5 वर्ष में गठित होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर
वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 280 है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आइवर जेनिंग्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ थे। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारतीय संविधान को किसने विधिवेत्ताओं का स्वर्ग लायर पैराडाइज कहा था? तो आपका आइवर जेनिंग्स को कहा था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय क्वासी फेडरल प्रकृति का बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रकृति को अर्धसंघीय किसने कहा था? तो आपका केसी वेयर ने कहा था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद वर्तमान में वह 12 अनुसूचियां हैं जो इसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बनाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आप सब लोग जानते हैं लास्ट प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में देता हूं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर आपको अब कमेंट में जरूर से देना है। तो ये रही आपकी संविधान के 100 एमसीक्यू प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।